क्योंकि जो देखते थे कि हाँ ये तो हमारे सामने ठेला लेके निकलता था, हम तो इसके बाद रोज़ हलीम खाते थे, यही आदमी जज बन गया। क्लास 10 में फेल हो गया था क्योंकि साइंस और मैथ ये दो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं मेरे लिए जैसे पता नहीं चांद से उतरे हों, कि मैं अफोर्ड भी नहीं कर सकता था दिल्ली। तो मैं एलएलएम को तो छोड़ दिया क्योंकि मालूम था कि एलएलएम में तो दाखिला हो ही जाएगा। तो मुझे बड़े अजीब अजीब नाम से बुलाते थे, मुझे खुरपा बोलते थे। कई सवालों पे ऐसे सवाल हो गए थे कि वो खूब हंसे, ऑनरेबल हाई कोर्ट के जज खूब हंसे। 130 रैंक तक मैं पहुंच गया तो मेरा नाम नहीं आया, तो मेरे हाथ बहुत ज़्यादा बुरी तरह फिर कपकपाने लगे। मैंने कहा ये कहाँ है, तो मैंने उससे हल्का सा कहा था मैं जज बन गया। और उसने जो चीखना शुरू किया है, अम्मी भाई ऐसा वैसा, कासिम का नाम आ गया, नाम आ गया, नाम आ गया, फिर तो पूरे मोहल्ले में जश्न होने लगा। रुकावटें आती हैं सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता, लेकिन वो मंजिल पा ही लेता है जो हार नहीं मानता। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे हाजिर हूं यूपी तक पर, और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मोहम्मद कासिम, जो कि संभल से, और इन्होंने हाल ही में यूपी पीसीएस जे यानी सिविल जज की परीक्षा में 135वीं रैंक लाकर न केवल अपने परिवार, अपनी बस्ती और जिले का नाम रोशन किया, बल्कि सभी प्रदेशवासियों का नाम जो है रोशन किया है। तो स्वागत है सर आपका यूपी तक पर, और सबसे पहले तो यूपी तक की टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले कासिम जी, मैं जानना चाहूँगा कि ये सफ़र कैसा रहा आपका? देखिए जहाँ तक सफ़र की बात है, ये तो नहीं कहेंगे कि आसान था, जी। मुश्किलों भरा था, लेकिन नामुमकिन नहीं था। परेशानियाँ आती थी, लेकिन उन परेशानियों को मैं तो चैलेंज की तरह एक्सेप्ट करता था और उसको जीतने की कोशिश करता था। उतार चढ़ाव आए, लेकिन हर एक उतार चढ़ाव में मैंने अपने आप को पाया कि मैंने जीत हासिल की। अब यहाँ पर आपने उतार चढ़ाव की बात की, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि मोहम्मद कासिम जिस परिवार से आते हैं, हालांकि कुछ साल पहले ही जो है ये ठेला लगाकर हलीम बेचते थे अपने पिताजी के साथ, कभी कभी ये खुद भी बेचते थे, और उसके बाद जो झूठी प्लेटें होती थी उन्हें ये धोते थे, और साथ में पढ़ाई भी करते थे, कोचिंग भी करते थे। तो मतलब किस तरह से ये, मतलब एक तरह सुबह से लेकर शाम तक ठेले पर आप काम करते थे, बर्तन धोते थे, उसके बाद पढ़ाई का वक्त आपको कब मिलता था? देखिए ऐसा था कि जिस समय ठेला लेके निकलता था, तो मैं 6 बजे निकलता था। सुबह। और हाँ, सुबह 6 बजे। और 6 बजे निकलने की वजह ये होती थी कि जो मज़दूर होते थे, जो काम पे जाते थे, तो वो अपना नाश्ता करके निकलते थे। चूँकि 6 बजे निकलता था, तो इसलिए मुझे 4 बजे ट्यूशन पढ़ने के लिए निकलना पड़ता था। और साढ़े 5 तक या पौने 6 तक मैं ट्यूशन पढ़ के जो भी मैं इंग्लिश वगैरह पढ़ता था, वो लौट के वापस आ जाता था और 6 बजे अपने काम पे शुरू। और इसी 6 बजे से लेकर के शाम के 3-4 बजे मुझे मतलब बज जाते थे वापस लौटते-लौटते, और बाकी और दूसरे काम करके मैं फिर इशा की नमाज़ के बाद लगभग 8 साढ़े 8 बजे के बाद फिर से जाता था। मतलब दूसरे टीचर के पास जो मुझे जो दूसरे सब्जेक्ट पढ़ाते थे, जैसे भौतिक विज्ञान या रसायन विज्ञान उस वक़्त मतलब कहता हिंदी में कहते हैं उसको। तो मैं इसी तरह से मैनेज करता था, दिन में अपना काम कर लेता था और जी। सुबह की शिफ्ट में और रात की शिफ्ट में मैं अपनी पढ़ाई कर लेता था। तो अगर हम बात करें कि बचपन जो है आपका वो किस प्रकार से गुजरा, मतलब फैमिली में आपके कौन-कौन है, आपके भाई-बहन कितने हैं, और पिताजी, माताजी लोग कैसे जो है बचपन से आपको पढ़ने के लिए जो है काफ़ी उत्साहित करते रहे? देखिए बचपन में ऐसा तो कोई ना था कि उत्साहित करे। हाँ। हमारे यहाँ एक अभियान चलता था। अभियान? हाँ, 2000 के दशक में लगभग एक अभियान चला, और वहाँ क्या किया कि जो मेरे मास्टर साहब थे, उस प्राइमरी स्कूल, सरकारी स्कूल के, क्योंकि बैकवर्ड एरिया था बहुत ज़्यादा, एजुकेशन थी नहीं, हुँ, तो माँ-बाप को भी ये परवाह नहीं होती थी कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजें। हुँ, तो मजबूरन उन्हें एक अभियान चलाना पड़ा, तो उसमें जो गली के बच्चे होते थे, उनको पकड़ते थे, ऐसे कि म्युनिसिपैलिटी वाले पकड़ने आ गए। तो उसी तरह मैं भी खेल रहा था, एक बार मुझे पकड़ा और स्कूल ले गए हुँ। और मेरा नाम लिख दिया। तो ये कौन से साल की बात हुई? कौन सी ये क्लास में थे लगभग आप? 2000 की बात है। अच्छा। हाँ, तो इसी तरह मुझे पकड़ा, मेरा नाम लिख दिया स्कूल में। मास्टर साहब ने कहा कि कल से स्कूल आना है, तुम्हारा दाखिला हो गया है। मैंने आकर के कहा अम्मी से कि मेरा दाखिला हो गया है और मुझे स्कूल जाना है। हुँ, अब तक घर में ये भी नहीं था कि हाँ, हमने इसका दाखिला करवाना है कि नहीं करवाना है, क्योंकि हुँ, घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं था। हुँ, अब जब हो गया एडमिशन, तो मेरी किताबें में से 5 से 6 रुपए की एक किताब आती थी उस ज़माने में, हुँ। ज्ञान भारती की, तो उसी में हमारी हिंदी, इंग्लिश, उर्दू सब उसी में होता था, और दुकानदार ने पेन फ्री में दे दिया उसके साथ-साथ। और तकिए का जो कवर होता है, हुँ, उसमें 2 बंद लगा करके वो मेरा स्कूल का बैग था। तो तकिए के कवर में जो है मेरा बंद लगा सफ़र के हाँ, बाकायदा हाँ, किताबें उसमें रख के आप उसमें रख स्कूल के, गए। और जो जो चीनी की बोरी होती है या आटे का कट्टा होता है, वो हमारे बैठने का इंतज़ाम होता था, और उसको लेकर के हम उसी में किताबें और उसी में कट्टा लेकर के हुँ। स्कूल चल पड़े। तो बस यही था। स्कूल जब जा रहे थे तब उस दौरान, जैसे कि मैंने पूछा आपसे कि आपके कितने भाई-बहन हैं, तो मतलब बाकी जो भाई-बहन आपके छोटे हैं, आपसे बड़े हैं? मेरे मतलब हम 3 भाई हैं और 5 बहन हैं। हुँ, और उस वक़्त जैसे मेरा दाखिला हुआ, तो घर वालों को लगा इसका हुआ है तो दूसरे वाले का भी, मेरे बड़े भाई का भी करवा दिया जाए। अब
उस वक्त हमारी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी कि दोनों भाइयों को एक साथ स्कूल भेज दिया जाए, क्योंकि अब्बा हमारे अकेले काम करते थे, तो वहाँ एक लड़के की ज़रूरत होती थी जो अभी दूसरा काम करके प्लेट पहुँचानी है या किसी को पानी पहुँचाना है। तो ये सब हालात को देखते हुए मेरे भाई को पढ़ाई छोड़नी पड़ी। उस प्राइमरी लेवल पे ही 1 साल लगभग 6 से 7 महीने वो मेरे साथ पढ़े और उसके बाद उन्होंने वो छोड़ दिया ताकि उनके अब्बा के साथ वो जा सके। मेरा लेकिन चलता रहा, और जब मेरे भाई थोड़े से बड़े थे, जब वो बड़े हो गए तो उन्हें अलग एक जगह पे खड़ा कर दिया गया, अपना बर्तन दे करके तुम अलग बेचो ताकि परिवार को मदद मिल सके। मैं ये देखता था कि अब्बा जब हमारे अकेले रह गए तो फिर स्कूल से कभी-कभी मुझे भागना भी पड़ता था, क्योंकि पढ़ाई में खास शौक था नहीं इस तरह का शुरुआत में। हाँ, बिल्कुल कोई शौक नहीं था, बस तो ये था कि मजबूरी में अभियान के दौरान दाखिला हो गया और वो पढ़ने शुरू कर दी, बाकी मन थोड़ी था पढ़ने का। ना घर में किसी को ख्वाहिश थी कि हाँ पढ़े, ठीक है, बस हो गया दाखिला तो ठीक है। तो वहाँ से फिर मैंने जाना शुरू कर दिया अपने अब्बा के साथ और वहाँ मैं काम करता था इसी तरह। तो मतलब तब से लेकर आपने हलीम कब तक बेचा? मैंने 2007 से शुरू किया था, 7 से 8 लगभग, और फिर 2012 तक भेजा। जब तक मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी नहीं गया, तब तक मैं काम करता रहा। तो इस बीच मैं आपके पुराने इंटरव्यूज देख रहा था, तो आपने उसमें बताया कि आप क्लास 10th में फेल भी हो गए थे। जी, मैं क्लास 10th में फेल हो गया था, चूँकि साइंस और मैथ ये 2 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं मेरे लिए जैसे पता नहीं चाँद से उतरे हों। मुझे हिंदी पढ़नी आती थी बस, और हिंदी पढ़नी आती थी, और हिंदी के अलावा थोड़ा बहुत उर्दू में नाम वगैरह में लिख लेते, चूँकि हमारे स्कूल में उर्दू भी पढ़ाई जाती थी। साइंस क्या होती है, मैथ क्या होती है, एक बार तो मुझे टीचर ने मारा बहुत, मुझसे साइंस की स्पेलिंग पूछ ली, तो मैं साइंस की स्पेलिंग बता नहीं पाया। तो जब पढ़ा नहीं था तो फेल हो गया, 100 में से केवल 17 ही नंबर ला पाया, 33 भी पूरे नहीं हुए, तो तीनों साइंस में फेल हो गया। तो दोबारा उसी स्कूल से रिपीट किया, स्कूल चेंज किया आपने? नहीं, स्कूल चेंज करना पड़ा, फिर थोड़ा सा ऐसा स्कूल देखा कि जहाँ सख्ती थोड़ी कम हो। तो एक आपके पूरे इस टाइम में कोई ऐसा शिक्षक रहा हो जिसकी बात आपको जो है दिल पे लगी हो और कहा हो आपने कि नहीं भाई मुझे तो इस पे सुधार करना ही करना है? ऐसे 2 शिक्षक हैं मेरी लिस्ट में। एक तो मेरे मास्टर साहब थे, मास्टर कौसर हुसैन साहब, जिन्हों हाँ, ये इंटर कॉलेज के बाद मैं बता रहा हूँ। उन्होंने मुझे अपने ऐसे वक्त में पढ़ाया जिस वक्त वो किसी को नहीं पढ़ाते थे। वो मुझसे अक्सर कहा, जब मैं फेल हो गया 10वीं में, तो उन्होंने मुझसे कहा कि अब पढ़ाई छोड़ोगे तो पीछे जाओगे, फिर से उतना ही सफर तय करना पड़ेगा, और थोड़े से आगे निकल गए तो हो सकता है मंजिल आसान हो जाएगा। तो उन्होंने मुझे रात के 8 से 9 बजे तक मुझे वो पढ़ाते थे, वो उनके सोने का वक्त होता था। अक्सर मुझसे कहते थे कि इस वक्त मैंने आज तक किसी को नहीं पढ़ाया है। तो मुझे ऐसा लगता था कि किस कदर ये हमदर्दी मुझसे रखते हैं, तो मेरे दिल में आज भी उनके लिए बहुत अदब और एहतराम है और मैं बड़ी इज्जत करता हूँ, और यहाँ से इस आपके चैनल के माध्यम से उनका शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ। एक और ऐसे टीचर मेरे रहे, बड़े उस्ताद, बड़े अजीज़ मेरे हैं, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मुझे मिले, वो उनका नाम प्रोफेसर सैयद बशीर हसन है, हिस्ट्री डिपार्टमेंट में वो प्रोफेसर हैं। उन्होंने भी मुझे बहुत मोटिवेट किया और बहुत मदद की। उनकी एक ऐसी लाइन है जिसकी वजह से शायद मैं यहाँ बैठा हूँ। जब मैं हिस्ट्री की क्लास में बैठा था तो मुझे इंग्लिश समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम का था, वो वहाँ सब इंग्लिश की किताबें और इंग्लिश में ही लेक्चर होते थे, तो मैं घबरा रहा था। इनफैक्ट मुझे पसीना आ रहा था एसी के कमरे में। तो उन्होंने मुझे देखा और मुझसे कहा कि आप चैम्बर में आइए। चैम्बर में गया तो उन्होंने कहा कि क्यों घबरा रहे हो इतना, क्यों परेशान हो? पता नहीं कैसे उन्होंने पहचान लिया मुझे, पर मैं नहीं जानता। तो मैंने कहा सर मुझे ये इंग्लिश नहीं समझ आ रही, मैं हिंदी मीडियम का हूँ, मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रहा। तो बोले अब्बा क्या करते हैं? मैंने कहा अब्बा तो वही मजदूरी करते हैं, काम करते हैं। हमने बता दिया, झूठ क्यों बोलेंगे? तो उन्होंने मुझसे एक बात कही कि देखो एक बात याद रखना कि अगर किसी आईएएस का बेटा आईएएस बन जाता है इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती है, उसी तरह अगर किसी प्रोफेसर का बेटा कोई प्रोफेसर बन जाए तो उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन सड़क किनारे अगर कुछ भी बेचने वाले का बेटा कुछ भी बन जाए तो ये बहुत बड़ी बात होती है। बिल्कुल। तो ये ऐसे था कि मेरे लिए मंत्र था, मैं इसको याद करके और इसको बुनियाद बना करके आगे बढ़ता गया, और 2 साल तक मुसलसल अंग्रेजी पे काम किया। और जब 2 साल बीत गए तो बीए से छोड़ करके मैंने बीएलएलबी में एक अच्छी रैंक के साथ एडमिशन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पा लिया। बिल्कुल, उस बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन इस बीच मुझे याद आ रहा है कि एक और इंटरव्यू में आपने ये कहा था कि जिस प्रकार से यह पूरा आपकी जो जर्नी थी 12th क्लास तक जो आपने पूरा निभाया, उसके बाद ये जो कॉलेज में आपका जो है एलएलएम या ये दिमाग में कैसे आया कि मुझे वकालत ही करनी है? देखिए वकालत तो समाज ने करवा दी। समाज ने? हाँ, समाज ने। मतलब ऐसा था कि आप सब जानते हैं कि हम देखते हैं कोर्ट सीन देखते हैं, मूवीज़ में मैं अक्सर ये देखता था कि वकील जो है
पुलिस को भी डांट देते हैं, कानून सिखा देते हैं, कोर्ट में इंसाफ के लिए लड़ते हैं। एक तो ये चीज़ बहुत हमें मुझे मोटिवेट रखती थी, मूवीज़ जी। वगैरह में देखा था। और दूसरी चीज़ समाज की गालियाँ, क्योंकि ऐसे कभी-कभी मोड़ आ जाते हैं कि आपको लोग परेशान करते हैं, नाइंसाफ़ी करते हैं आपके साथ, हत्ता कि ज़ुल्म भी कर देते हैं। तो तो कोई ऐसा ऐसी मेरे एक साथ एक कोई इंसिडेंट घटना जो हुआ। आप शेयर करना चाहें? मैं चाहूँगा कि वो लोग, अब हम सब एक साथ हैं, मैंने जी। सबको माफ़ किया, तो अब मैं इस कैमरे पे उनका नाम लेना नहीं पसंद करता। जी। तो ये इंसाफ का, मैं समझता हूँ ये इंसाफ नहीं होगा कि मैं अगर उनका नाम यहाँ से लूँ या उनको इशारा भी करूँ, हुँ। क्योंकि वो सब मेरे लिए खुश हैं, तो मैं भी उनके लिए खुश हूँ। अच्छा, इसके अलावा एक और सवाल मेरे दिमाग में ये उठ रहा है कि जहाँ जिस क्षेत्र से आप आते हैं, मैंने देखा कि उस बस्ती में जब आप गए इस रिज़ल्ट के अनाउंस होने के बाद, तो काफ़ी बस्ती वालों ने जो है आपका स्वागत किया। बहुत भीड़ थी, बहुत आनंद था, बाकायदा लोग आपके लिए जो चीयर कर रहे थे वहाँ पर। लेकिन उस क्षेत्र में शिक्षा को लेकर जो है, जागरूकता उतनी नहीं है। आप एक इंटरव्यू में बता रहे थे कि मेरा जो एरिया है, वो बहुत बैकवर्ड है इस मामले में। तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक वहाँ के लोगों की खुशी का सवाल है, अक्सर ऐसा देखा गया है कि कोई जो किसी बड़े पॉलिटिशियन का बेटा या किसी आईएएस ऑफिसर का बेटा या जी। जो भी बहुत अच्छी फैमिली से आते हैं, तो आम जनता में या आम लोगों में उनके लिए कोई खास हमदर्दी नहीं होती। जी। लेकिन अगर कोई कमज़ोर वर्ग का या उन्हीं में से कोई बन जाता है, तो उनको ऐसा लगता है कि कोई हमारे लिए आवाज़ उठाने वाला बन गया। तो मैंने पाया उनको भी ऐसा ही लगा होगा, क्योंकि जो देखते थे कि हाँ, ये तो हमारे सामने ठेला लेके निकलता था, हम तो इसके बाद रोज़ हलीम खाते थे, हुँ। यही आदमी जज बन गया। हुँ। तो किस कदर उन्होंने खुशी ज़ाहिर की मेरे सामने और मेरे लिए दुआएँ भी की, ऐसा नहीं है। तो उनको लगता था कि हमने ज़िंदगी में जज नहीं देखा है। मैंने भी नहीं देखा था, मेरे घरवालों ने भी नहीं देखा था। हुँ। तो उन्हें बड़ी खुशी थी कि हम ज़िंदा जज देख रहे हैं, हुँ। चलता-फिरता जज देख रहे हैं। वरना तो टीवी में देखा या मूवीज़ में देखा या या फिर अखबारों में सुन लिया। अखबारों में सुन लिया कि जज हुँ। साहब ने ये कह दिया, जज साहब ने ऑर्डर कर दिया, जज साहब ने पुलिस वालों को डाँट दिया या किसी को कोई अपराध करके उसको जेल भेज दिया। हुँ। तो एक जो सैंक्टिटी है जुडिशरी की या जुडिशियल ऑफिसर की, जनता में बहुत इज्जत है इस बात की। हुँ। तो लोगों ने इसको बड़े हर्षोल्लास से मनाया कि हमारे सामने कोई ऐसा आया कि जो जज है, जिसको मूवीज में हम देखते हैं, उनकी कल्पना की मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता वो क्या सोच रहे हैं इस बारे में। हुँ। तो शायद ये बात रही होगी जो उनको बहुत खुशी का इजहार करना पड़ा इस बात से। तो अब तो वहाँ आपकी बस्ती में जो है घर-घर में अब चर्चा हो रही होगी कि भैया पढ़ना है और सीधे जो है मोहम्मद कासिम की तरह जो है बनना है। देखिए, मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात ये है कि मैं कहूँगा कि इतना खुशी मुझे इस बात से नहीं हो रही है कि आज मुझे जुडिशियल ऑफिसर बनाया गया है। जी। खुशी इस बात की है कि जब 5 साल का बच्चा मेरे पास चल के आता है कि मुझे फ़ोटो खिंचाना है और घर जाके ज़िद करता है अपने फ़ादर से कि मुझे उनके पास लेके चलो। हुँ। मैं समझूँगा कि मेरी असल कामयाबी तभी होगी जब मेरी वजह से 10 से 20 लोग वहाँ उस एरिया में जज बन जाएँ। हुँ। तो उस मोटिवेशन जो मिला है मेरी वजह से लोगों को, मैं उससे बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं खुश हूँ अपने सिलेक्शन से, हुँ। लेकिन कहीं गुना इससे भी ज़्यादा खुश हूँ कि जो लोग पढ़ना नहीं जानते थे या पढ़ना नहीं चाहते थे, जागरूकता उनको नहीं थी। कहीं न कहीं एक रास्ता, एक उम्मीद दिखाई दे गई है हुँ। कि हाँ, कमज़ोर वर्ग से भी जा कर के हुँ। लोग कुछ बन सकते हैं। बिल्कुल, तो जिस प्रकार से अभी आप चर्चा कर ही रहे थे, जब आप ठेला लेकर जाते थे या जब ठेले पर चर्चा की जाती थी, तो आस-पास लोग आपसे पूछते थे, "भाई, तुम यार अच्छा खासा दिख रहे हो यार, बोल भी अच्छा लेते हो, पढ़ भी अच्छा रहे हो, तो यहाँ क्यों ऐसा काम कर रहे हो?" कुछ ऐसा कोई इंसिडेंट? नहीं, देखिए, ऐसा है ना कि मैं काम में कभी नहीं घबराता था। हुँ। मुझे कभी शर्म नहीं आती थी काम की वजह से, क्योंकि और शर्म आती क्यों? मेरा दोस्ती कोई बड़े लोगों से तो थी नहीं, ना ही मेरा घर परिवार में कोई बड़ा था, या फिर ऐसा भी नहीं था कि हम पहले ज़मींदार थे, अब हलीम बेचने लगे। हुँ। क्योंकि जब हमें शर्म तब आती है जब हमारे दोस्त बड़े-बड़े होते हैं। हुँ। दोस्त रिक्शे वाले थे, मैकेनिक थे, मिस्त्री थे, हुँ। तो शर्म किस बात की? हुँ। हमारे लिए तो यही बहुत बड़ी बात थी कि हम इंटर में पढ़ रहे हैं हुँ। और फिर हलीम बेच रहे हैं। तो लोग कहते भी थे, लोग मज़ाक भी बनाते थे, ऐसा नहीं था, लेकिन मैं उस चीज़ पे कभी ध्यान नहीं देता था। हुँ। और बहुत कुछ ऐसे भी होते थे कि मतलब कभी कुछ कह दिया, कभी कुछ कह दिया, तो मैं उनके सामने कभी-कभी अंग्रेज़ी के सेंटेंस बोल दिया करता था। जैसे एग्ज़ाम्पल? हाँ, मेरे सामने एक पेट्रोल पंप था मेरे सामने, जहाँ मैं जी। हलीम बेचता था। जी। तो वहाँ लीवर वाले थोड़े से मतलब जो पेट्रोल डालते हैं, हाँ। तो मुझे बड़े अजीब-अजीब नाम से बुलाते थे, मुझे खुरपा बोलते थे वो लोग। जी। हाँ, कि खुरपे हैं तुम्हारे यहाँ, मेरे यहाँ मज़दूर हैं ना, चूँकि बहुत गरीब एरिया है, जी। तो जो खुरपा आप समझते होंगे जिससे बिल्कुल, निराई-गुड़ाई बिल्कुल। करते हैं। हाँ। तो बोले, लाओ भाई खुरपे, 10 रुपए का हलीम दे दो। तो मैं उससे अक्सर एक बात कहता था कि मेरे को अंग्रेज़ी बोलना आता है, तुमको आता है? और तुमसे अच्छा पैसे कमाता हूँ, दोपहर तक तुम्हारे 1400 रुपए महीना होंगे, मैं 600-700 रुपए मतलब कमा लेता हूँ अरे वाह! दोपहर के। हुँ।
तो एक तरह से ये ऐसे लोगों के लिए उनके मुंह पे तमाचा है और जवाब है। मैं गया उसी पेट्रोल पंप पे और वही लेबर के लोग शीशा उतरा के हाथ मिला रहे थे, लेकिन मेरे दिल में कोई कलेश नहीं उनके लिए, खुशी से मिला, उनके हार भी पहने और दुआएं भी ली। तो ऐसे तो बहुत लोग मिलते थे, या कोई कुछ कह गया, कोई कुछ कह गया, लेकिन कभी माइंड नहीं किया, पढ़ाई लगातार करता रहा। तो इस पूरे सफ़र में, मतलब ठेले से लेकर आज आप जज बन रहे हैं, सिविल जज, तो इस पूरे सफ़र में कभी ऐसा पल आया जब आपको लगा कि मैं थक चुका हूँ, अब मुझसे नहीं हो पाएगा? देखिए, ये तो हर दूसरे दिन आती है बात। हर दूसरे दिन आती है। और कभी कभी लगता है कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ज्यादातर यही लगता है कि नहीं हो पाएगा। लेकिन एनालिसिस करने के बाद मैंने ये चीज पाई कि जो सीरियस कैंडिडेट होते हैं ये केवल उन्हीं को लगता है, जो सीरियस नहीं है उसे क्यों लगेगा, हो ना हो, क्योंकि वो एग्जाम को बहुत करीब से नहीं देख पाते। तो मैं एस्पिरेंट को यही कहूँगा, जो भी इस बात से घबराते हैं कि हमारा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तो वो खुशी मनाएं, ये मान के चलें कि वो बहुत ज़्यादा आगे कामयाबी हासिल करेंगे। क्योंकि जो जिसको परवाह है वही परवाह करता है, वही चिंता करता है। बिल्कुल। जो बेपरवाह है उसको चिंता किस बात की। बिल्कुल। लेकिन ये तो चलिए वो तैयारी करने वाले बच्चों के लिए हुआ, लेकिन एक हम देखें पर्सनल लाइफ, हमारा फैमिली बैकग्राउंड, एजुकेशन सारा मिलाते हुए अगर कोई ऐसा इंसिडेंट आपसे पूछा जाए कि जब आपको लगा हो कि नहीं अब मैं हार चुका हूँ, मैं थक रहा हूँ, मैं कैसे करूँगा, कभी ऐसा कुछ सीन आया हो? देखिए, ऐसे बहुत सारे सीन आए। ऐसे सीन अक्सर तब आते थे। मैं दरअसल ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि जो हमारे दर्शक हैं, जो जिनके मन में कभी डर होता है या कभी वो सोच के इस बात को घबरा जाते हैं या आगे बढ़ नहीं पाते हैं, वो कहीं ना कहीं इसको लेकर सोचेंगे कि नहीं, हारना या गिरना जो है वो बेसिकली तभी होता है जब हमें कहीं सक्सेसफुली पहुंचना होता है। नहीं, देखिए, ऐसे इंसिडेंट कई कई दफ़ा आते हैं। एक तो जब आप देखते हैं कि कोई आपके साथ का ही कैंडिडेट या सीनियर या जूनियर बहुत मेहनत कर रहा है लेकिन उसको सफलता नहीं मिल पाई। ये एक बहुत अहम मोमेंट होता है जब आप सोचते हैं कि जब इनका नहीं हुआ तो हमारा कैसे होगा। तो ऐसी सिचुएशन में तो ये डर बहुत आता है दिमाग में एस्पिरेंट के। और मेरे लिए खासकर तब हुआ जब मेरी मेंस में तबीयत खराब हो गई थी। मैं गया था मेंस देने के लिए, तो पहले ही दिन मैं एग्जाम में बेहोश हो गया। तो किसी तरह वहीं के बच्चों ने मेरे मुंह पे पानी डाल करके मुझे होश में लाया पहले ही। तो पहले ही दिन से मेरी उम्मीद खत्म हो गई कि हाँ, मैं इसमें सेलेक्ट हो पाऊंगा। बस ये था कि हिम्मत करके मैं एग्ज़ाम देता रहा और बहुत बुरी हालत में मैंने इम्तहान दिया। तीनों दिन तबीयत खराब रही, तीनों दिन 1 घंटा नहीं सो पाया, बस ऐसे ही लेटा रहता था, सोचता था कि किसी तरह सुबह हो और इसको निपटा के मुझे जाना है। इनफैक्ट आखिरी वाला जो पेपर था प्रोसीजर का और रेवेन्यू लॉ का, मैंने पूरे इरादा कर लिया कि मैं एग्ज़ाम ये नहीं दूंगा। लेकिन जब 20 मिनट रह गए तो मैंने सोचा कि जब आया हूँ दे के चला जाता हूँ, ऐसा ना हो कि ज़िंदगी भर मतलब पछताना पड़े। और शायद अगर नहीं देता तो ज़िंदगी भर पछतावा होता ही होता। तो ऐसे मोड़ तो देखिए आते रहते हैं, लेकिन उनसे घबराना नहीं चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है, अगर हौसले बुलंद हैं और इरादे मजबूत हैं तो मंजिलें बहुत आसान हो जाती हैं। बिल्कुल सही बात है। लेकिन इसी बीच हमने सुना कि आपने एक इंटरव्यू में कहा कि आपके मंगेतर ने भी काफ़ी आपकी मदद की, तो हम जानना चाहेंगे वो कैसे मदद की और कब से वो आपकी लाइफ में आई? हाँ, देखिए, करना शुरू किया। प्रिपरेशन की बात करें तो वो भी इस प्रिपरेशन का अटूट हिस्सा रही हैं, मेरे भाइयों के साथ और या मेरी बहनों के साथ या मेरे माँ बाप, जो भी लोग मेरे लिए दुआ करते हैं, तो उन्होंने भी मेरी बहुत मदद की। हमेशा एक मोटिवेटर की तरह मेरे साथ में खड़ी रही, चाहे वो कोई भी वक्त रहा हो, मुसीबत का वक्त रहा हो। और आप समझ रहे होंगे मगर मैं कह रहा हूँ कि हर एतबार से उन्होंने मेरी मदद की। तो हर एतबार वाली बात होती है, उसमें सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं। आपकी इमोशनल सपोर्ट करती हैं, कभी कभी फाइनेंशियल सपोर्ट करती हैं, ऐसा नहीं। तो मैं तो उनका भी बड़ा शुक्रगुजार हूँ, यहाँ बैठी हुई स्टूडियो में। तो आई एम वेरी वेरी मच थैंकफुल टू हर कि उन्होंने वो मेरे साथ हमेशा खड़ी रही। चलिए, ये तो आपकी पर्सनल लाइफ रही। अब हम चलते हैं एग्ज़ाम को लेकर। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, ये यूपी पीसीएस जे जो एग्ज़ाम है, ये एग्ज़ाम जैसे सिविल जज के लिए होता है, तो इसकी क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? देखिए, जब बताने की जहाँ तक बात है, ये 3 टियर एग्ज़ाम होता है जो अक्सर एस्पिरेंट जानते हैं, उसको बताने की ज़रूरत भी नहीं है। प्री होता है, मेंस होता है और आपका फाइनल इंटरव्यू होता है। तो जहाँ तक अप्रोच की बात है, ये तीनों ही एग्ज़ाम, तीनों स्टेज की तैयारी एक टाइम पे की जाती है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि पहले प्री की तैयारी करेंगे, फिर मेंस की तैयारी करेंगे, फिर इंटरव्यू की तो तैयारी मतलब पहले जीएस और वो सब हम पढ़ते हैं आप साथ-साथ, लॉ के साथ? सब एक साथ पढ़ेंगे। आप लॉ भी एक साथ पढ़ेंगे, जीएस भी एक साथ पढ़ेंगे और इंटरव्यू भी एक साथ पढ़ेंगे। मैं तो ये कहता हूँ कि तैयारी शुरू करने से पहले आपकी इंटरव्यू की तैयारी शुरू हो जाती है। क्योंकि इंटरव्यू की एक फाइनल स्टेज है, लेकिन
आपके कमेंसमेंट जो होता है इस तैयारी का, वो पहली स्टेज पे हो जाता है। जब आप सोचते हैं कि आपको जज बनना है, इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि आपको अपनी पर्सनालिटी को जज जैसा बनाना है। एग्जैक्टली। और वो आपने आपने सैकड़ों हजारों इंटरव्यू किए होंगे, और उसमें हर कैंडिडेट जो सक्सेसफुल होते हैं वो यही कहते हैं कि इंटरव्यू इज द पर्सनालिटी टेस्ट। तो पर्सनालिटी 1 या 2 दिन का तो खेल है नहीं, और ना ही किताबों को पढ़ के पर्सनालिटी को डेवलप किया जा सकता है। ये तो एक्सपीरियंस और आपकी सोच और बिहेवियर से डेवलप होता है। तो जिस दिन से आप तैयारी करते हैं उसी दिन से आपसे इंटरव्यू शुरू हो जाता है, फिर प्री देते हैं, फिर मेंस देते हैं, और फाइनली इस स्टेज को वहाँ पे बोर्ड मेंबर के सामने आप बताते हैं कि हाँ, हम इस तरह के इंसान हैं या इस तरह की पर्सनालिटी हमारी है। तो आपने ये इस एग्जाम की तैयारी कब से शुरू की? एक तैयारी की तो कोई डेट नहीं है, क्योंकि डर दिमाग में बहुत था। मैं हिंदी मीडियम का लड़का था, तो इंग्लिश मीडियम में मैं लॉ पढ़ा, तो वहाँ 6 सब्जेक्ट होते थे। तो मुझे देख के मुझे खौफ आता था कि कैसे पास करूँगा। अब तक हिंदी में लिख के आए, अंग्रेजी किताबें नहीं देखी। तो मैं बस अपना 5 साल पूरा ईमानदारी से डर के पढ़ता रहा कि कहीं फेल ना हो जाऊँ। लेकिन जब देखा कि यही चीज़ें जुडिशरी में भी आती हैं, तो मैंने कहा ये तो अच्छा है। तो जो हम एकेडमिक्स के लिए पढ़ते थे, तो थोड़ा-सा उसको और ज़ोर लगा के पढ़ते थे। अगर मान लीजिए ये इंटरव्यू में कैसे पूछा जा सकता है, मेंस में कैसे पूछा जा सकता है, या प्री में इसके सवाल कैसे पूछे जा सकते हैं। तो तैयारी की कोई डेट नहीं थी। हम पूरा 5 साल ईमानदारी से पढ़े, और उसी 5 साल जब ईमानदारी से पढ़ते रहे, तो एक फाइनल ईयर आते-आते कॉन्फिडेंट हो गया मैं कि हाँ, कहीं न कहीं मैं कर सकता हूँ। क्योंकि जब सीनियर पूछते थे सवाल कि अच्छा ये बताओ, तो उनके मुँह उसी कॉन्फिडेंस से बताता था, तो वो इस बात को अप्रिशिएट भी करते थे कि आपका अप्रोच बहुत अच्छा है, बहुत डायरेक्ट अप्रोच है, और इसको बनाए रखना है। ये जब पढ़ता रहा, तो उसी तरह एलएलएम में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैंने एलएलएम लिया 2019 में, और मुझे ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल हुआ उसमें। तो वहाँ मेरा कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बढ़ गया। मैं बिल्कुल यही बताने वाला था अगली लाइन में कि भले ही कासिम जी 10वीं में फेल हो, लेकिन डीयू में इन्होंने टॉप किया, एलएलएम में फर्स्ट रैंक। तो उसके लिए जब देखा, और एक और चीज़ थी, डीयू में जाने का मकसद ये भी था कि मेरे डिपार्टमेंट में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, मेरे जितने भी सीनियर थे, वहाँ एक नियम सा महसूस होने लगा कि अगर किसी ने एलएलबी किया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से और एलएलएम किया डीयू से, तो वो जज बन ही जाता था, और ऑलमोस्ट बन ही जाता था। अब तक मेरे रिजल्ट आने से पहले मैं अकेला लड़का ऐसा था जो ड्यू गया हो और जज ना हो। मैं यही सोचता था कि किसी तरह इसको लेगेसी को मेंटेन किया जाए। तो मुझे जो भी ड्यू के मेरे सीनियर थे, तो उन्होंने मुझे बड़ा अच्छा कांग्रेचुलेट किया कि हाँ, तुमने लेगेसी को मेंटेन किया हमारी। अब ये है कि जो इस बात से भी लोग मोटिवेट हो रहे हैं कि हम भी ड्यू जाएंगे और एलएलएम करेंगे वहाँ से, और जज बनेंगे। तो ये बड़ी अच्छी बात मुझे लगी वहाँ की कि अब जज आसानी से बन सकते हैं ड्यू जा करके। तो आपने 12th की 2010 में? नहीं, 2011 में आपने 12th की। उसके बाद आपने एलएलएम किया, दिल्ली में आके पढ़ाई की आपने जी। इसके बाद आपने एएमयू गया? नहीं, मैं पहले 2012 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी गया, वहाँ मैंने बीए में दाखिला लिया, क्योंकि इतनी हैसियत नहीं थी कि बीएलएलबी में दाखिला ले लूँ, क्योंकि वहाँ एंट्रेंस क्वालिफाई करना पड़ता था, और वो इंग्लिश में होता था टोटल। तो वहाँ किसी तरह इंग्लिश पे मेहनत करके मैंने बीएलएलबी में दाखिला लिया, 5 साल वहाँ लॉ किया। उसके बाद वहाँ मैं हॉस्टल को हासिल करने के लिए, रैंक के लिए पढ़ता था। इनफैक्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी में जुबली हॉल है, तो वो केवल 1 रैंक को मिलता है। तो जब मैंने देखा कि ये तो बड़ा अच्छा हॉस्टल है, और क्योंकि मैं अफोर्ड भी नहीं कर सकता था दिल्ली, तो मैं एलएलएम को तो छोड़ दिया, क्योंकि मालूम था कि एलएलएम में तो दाखिला हो ही जाएगा। मैंने कहा मुझे रैंक के लिए जुबली हॉल की तैयारी करनी है, और मतलब तो आपने यूनिवर्सिटी के लिए किया ना किया हो, लेकिन हॉल के लिए मैं तैयारी की। रैंक उसके लिए, क्योंकि रैंक मुझे लाना था, क्योंकि मुझे हॉस्टल नहीं मिलता। क्योंकि मेरे सीनियर रहते थे वहाँ पे, सैयद आमिर अली, तो उन्होंने मुझसे कहा कि अगर हॉस्टल चाहिए तो रैंक लानी पड़ेगी। तो मैंने मतलब अपने दबे लबों से कमिटमेंट किया, बिना किसी को बताया कि हाँ, मुझे रैंक लानी है। कभी किसी से कहा नहीं कि हाँ, मेरी रैंक आएगी या नहीं आएगी, बस मन में ये दुआ करता रहता था कि रैंक आ जाएगी तो जुबली मिल जाएगा। तो जुबली के लिए पढ़ता रहा, और थैंकफुली मतलब मेरी रैंक आ गई और मुझे जुबली ही मिल गया। तो ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था? ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। तो आपने प्री जब दिया था, तो उस समय दिमाग में क्या कुछ चल रहा था? देखिए, प्री के लिए इतने दिन से मैं पढ़ रहा था, क्योंकि जीएस और लॉ दोनों था। जीएस और लॉ दोनों था। तैयारी के लिए मैं मतलब प्री के लिए मैं पूरी तरह तैयार था, क्योंकि मैं अखबार रोज पढ़ता था डेली। लगभग 1.5 साल से मैं अखबार पढ़ रहा था, मुसलसल उसको फॉलो कर रहा था लगातार। और लॉ की जहाँ तक बात है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने पूरी ईमानदारी से 5 साल लॉ पढ़ा, तो मैं जब 3rd ईयर या 4th ईयर में होता था, तो मैं पेपर लगा के देखता था। 2nd सेमेस्टर में ही मैंने लॉ के प्रीवियस ईयर के पेपर ले लिए थे जुडिशरी के, तो मैं तभी से लगाता था। तो मुझे ऐसा लगता था कि मतलब हाँ, ठीक है, हो जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं। अब जब फाइनल स्टेज आ गई, एग्जाम के करीब आ गया, तो पेपर लगा करके देखे जब,
तो अच्छा खासा मैं स्कोर कर रहा था, मतलब मेरिट से बहुत आगे निकल रहा था। तो मुझे लगा कि हाँ ठीक ठाक हो जाएगा। तो प्री में कोई ऐसा मुझे दिक्कत नहीं आई, मेरा अच्छा खासा स्कोर था, मेरिट से भी अच्छा खासा मतलब मैं ऊपर था। तो ठीक है, प्री के लिए आप आराम से पढ़िए। कोई कि यहाँ पर मैक्सिमम बच्चे जो तैयारी कर रहे होते हैं उनके दिमाग में ये होता है कि जीएस तो ऐसा सब्जेक्ट है जो वास्ट है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, पता नहीं है कि कब कहाँ तक खत्म करना है। लेकिन उसके लिए आप नोट्स कैसे तैयार करते थे? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि जीएस तो एक समंदर के जैसा है। आप बिल्कुल। कितना पानी उससे भरेंगे, आपकी ये कैपेसिटी से बाहर हो जाती है। लेकिन हर चीज़ का एक इम्पॉर्टेंट एरिया होता है, चाहे वो लॉ हो चाहे जीएस हो। बस उस इम्पॉर्टेंट एरिया को पहचानने की ज़रूरत है। मिसाल के तौर पे जैसे हिस्ट्री की बात करें, तो हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री बहुत इम्पोर्टेंट होता है अक्सर, क्योंकि उसमें एकदम मोटिवेटिंग पीरियड है हमें देखने को मिलता है। जो फ्रीडम फाइटर थे, कहीं ना कहीं उनका लॉ से ताल्लुक था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, और अतः कि महात्मा गांधी जी थे। तो ये सब लोग लॉ से इनका ताल्लुक था। तो ये और यहीं से हमारी लीगल हिस्ट्री और कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री भी स्टार्ट होती है। तो कहीं ना कहीं लॉ से अलग नहीं है, मॉडर्न हिस्ट्री लॉ से अलग नहीं है। तो इसलिए एग्जाम में इस पर बड़ा जोर दिया जाता है। तो मैं कहूँगा एस्पिरेंट से कि वो मॉडर्न हिस्ट्री का जो इम्पोर्टेंट एरिया है, जिससे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट जुड़ा हुआ है किसी तरह, उसको बहुत अच्छे से फोकस करिए। और भी सब्जेक्ट हैं, हर सब्जेक्ट का अपना एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। तो उस पर फोकस करिए पहले, मतलब प्रायोरिटी उसको दीजिए। अब लगे कि आपको कि हाँ हम इसमें कंफर्टेबल हो गए हैं, उसके बाद वो चीज़ पढ़ लीजिए जो कोई नहीं पढ़ता है, क्योंकि यही चीज़ आपको सबसे अलग बना देगी। तो जीएस में लगातार मुसलसल पढ़ते रहिए। करंट अफेयर्स बिल्कुल रोज पढ़िए, अखबार पढ़िए, क्योंकि अखबार मैं समझता हूँ कि जीएस के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स होता है किसी भी एग्जाम के लिए। कि वो जो भी नेशनल या इंटरनेशनल इशू चल रहे हैं, सोशल लीगल इशू चल रहे हैं, एनवायरमेंट पे चल रहा है, साइंस एंड टेक पे चल रहा है, तो एग्जाम का पेपर बहुत डाइवर्स होता है। बिल्कुल। तो आपकी अप्रोच भी बहुत ज्यादा डाइवर्स होनी चाहिए। तो अखबार होता है, एक ही अखबार आपको डिफरेंट सब्जेक्ट से रोज जोड़ता है, वो रोज रूबरू कराता है। तो ये एक अच्छा सोर्स है। और उसके बाद अगर आप चाहें तो कोई भी एक मंथली मैगजीन ले सकते हैं, ताकि आपका जो महीना भर आपने पढ़ा और आपका सप्लीमेंट हो जाए, जो रिवीजन हो जाए। तो ये सब है। बिल्कुल, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार से अभी कासिम जी में बता रहे हैं, आप लोग इस प्रकार से तैयारी कर सकते हैं। मतलब जीएस जो वास्ट सब्जेक्ट है, उसकी तैयारी कैसी करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट उन्होंने बात रखी है हमारे सामने। अब आते हैं मेंस पे। तो मेंस पे सब्जेक्ट क्या कौन कौन से थे, आपके टॉपिक कौन कौन से थे, और प्लस आपने जब एग्जाम दिया, जैसे कि बता रहे थे कि तबीयत भी खराब हो गई थी, तो कैसे मैनेज किया? देखिए, मेंस में इसमें 6 पेपर होते हैं। इसमें पहला पेपर जीएस का होता है, और चूंकि ये बड़ी चैलेंजिंग स्टेज होती है। अगर मान लीजिए पहला ही पेपर जीएस का है और सबसे ज्यादा चैलेंजिंग चीज जीएस होती है, और वहीं आपका अगर खराब हो जाए कुछ ना कुछ, तो जो 5 पेपर हैं जो आप उसको अच्छा कर सकते थे, वो फिर आपको कहीं ना कहीं डिमोटिवेट कर देगा अगर जरा भी बिगड़ गया। मेरे साथ यही हुआ। एक तो गर्मी बहुत थी, और देखा कि पेपर का पैटर्न ही पूरा चेंज हो गया। अब हमें लगा कि पहले ही पेपर खराब हो गया तो आगे अब क्या ही होगा। तो ये कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल हो गई मेरे लिए। तो पहला जीएस का पेपर होता है, फिर 2 लैंग्वेज के पेपर होते हैं, फिर 3 इसमें लॉ के पेपर होते हैं। और जहाँ तक अप्रोच की बात है, तो केवल यूपी की जहाँ तक बात है, वहाँ केवल आपका लॉ से सिलेक्शन नहीं होता है। सबसे पहली चीज़ जीएस को आप बहुत इंपॉर्टेंट देना पड़ेगा, और फिर लैंग्वेज के पेपर को बहुत इंपॉर्टेंट देना पड़ेगा। क्योंकि अभी ऐसा हो गया है कि वहाँ 2 पेपर होते हैं लैंग्वेज के, एक हिंदी का होता है और इंग्लिश का होता है। अभी जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं, उनके लिए इंग्लिश एक रॉकेट साइंस की तरह काम करती है, और या जो फिर इंग्लिश मीडियम के हैं, उनके लिए हिंदी बहुत मतलब चैलेंजिंग हो जाती है। मैं अक्सर देख रहा था ट्रांसलेशन के दौरान, तो सब लोग बच्चे अपने हाथ में पेन इस तरह से घुमा रहे थे, तो मैं समझ गया कि इनको कोई वर्ड नहीं आ रहा है। एक वर्ड आया था क्वैगमायर ट्रांसलेशन के लिए, कि स्टूडेंट को गंदी राजनीति में के दलदल में नहीं फंसना चाहिए। तो उसमें क्वैगमायर आता कि स्टूडेंट शुड नॉट गेट इंडल्ज देमसेल्फ इन द बैड पॉलिटिक्स। तो बच्चे क्वैगमायर पर रुके पड़े, एंटायर क्लास। मैंने देखा कि सब लोग रुके पड़े हैं, और मैं देखा अच्छा क्वैगमायर में दलदल होता है इसका, तो क्योंकि मैं हिंदी मीडियम का था और बहुत सारे वर्ड मीनिंग पढ़ रखे थे। तो लैंग्वेज के पेपर पे आप बहुत ध्यान दीजिए, खासकर उन लोगों के लिए जिनका हिंदी और इंग्लिश मिक्स नहीं रहा है मीडियम, क्योंकि मेरे लिए कंफर्टेबल था दोनों चीजें, क्योंकि हिंदी मीडियम का तो मैं था ही था, और इंग्लिश किसी तरह जिद करके मैंने थोड़ी बहुत काम चलाओ अपना सीख ही ली थी। तो लैंग्वेज के मैं यही कहूँगा एस्पिरेंट से कि वो लैंग्वेज के पेपर पे बहुत ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि उसमें मार्क्स बहुत अच्छे मिलते हैं, ऑलमोस्ट आपको फुल मार्क्स मिल जाते हैं। और फिर जीएस तो मैं बता चुका हूँ। और लॉ वाली जो चीज़ है, जहाँ तक लॉ का सवाल है, तो लॉ में आपको अप्रोच आपका बहुत अलग होना चाहिए। अगर आपको, आप देखिए इसमें लाखों बच्चे बैठते हैं, स्टूडेंट बैठते हैं, और कोई, मैं नहीं कहता कि कोई कमज़ोर होता है, सब एक से एक है।
बहुत अच्छी अच्छी कोचिंग से आते हैं लोग, अच्छे अच्छे बैकग्राउंड से आते हैं। तो लॉ में तो आप ये उम्मीद करिए कि सब जानते ही हैं, लेकिन फिर भी हमेशा आपको चमकने की गुंजाइश होती है। एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट है कि बी प्राइमस इंटर पेयर्स वन एमंग इक्वल। तो आपको उस भीड़ में अलग दिखना है, बिल्कुल और उस अलग दिखने के लिए आपकी अप्रोच भी अलग ही होनी होनी चाहिए। चाहिए। तो मैं अक्सर स्टूडेंट या जो भी एस्पिरेंट हैं, मैं उनसे ये कहता हूँ कि अपना अप्रोच डायरेक्ट रखिए। जितना पूछा जा रहा है एकदम वहीं से आंसर शुरू कर दीजिए, और इस अंदाज में आंसर दीजिए कि ना ही तो वो किताब में मिले और ना ही किसी गेरे। इतनी भाषा अपनी सिंपल कर लीजिए, और यही चीज़ आपको बहुत आगे ले जाएगी। और शायद मुझे लगता है, क्योंकि मेरे प्रोफेसर थे जहाँ मेरा वो मॉक ले रहे थे, तो उन्होंने मुझे इसी बात कि तुम आपका अप्रोच बहुत डायरेक्ट है, इसको मेंटेन रखना। तो मैं इसी को मेंटेन किए हुआ हूँ, और यही कहूँगा एस्पिरेंट से कि अपना अप्रोच बनाइए, किसी को मत फॉलो कीजिए, तो ये आपके बहुत काम आएगा। तो कासिम जी, अभी तक हमने समझा कि किस तरह से आपने प्री दिया, मेंस दिया। अब आते हैं इंटरव्यू पे। इंटरव्यू कैसा था, और आप जो इंटरव्यू में जो पैनल बैठता है वो कौन लोग होते हैं? अच्छा, देखिए जहाँ तक इंटरव्यू की बात है, मैं बहुत अलग बात कहने जा रहा हूँ जी। इंटरव्यू को लेकर के। मैंने अक्सर पाया इंटरव्यू को लोगों ने हवा बना रखा है। अक्सर ये कहते हैं कि इंटरव्यू बहुत मुश्किल होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है। मैं एक सेंटेंस कह रहा हूँ, और बड़ी हिम्मत करके कह रहा हूँ कि इंटरव्यू इज द इजीएस्ट पार्ट ऑफ द प्रिपरेशन। ये ऐसी चीज है जिसको आपको एंजॉय करना है। आप जब देखेंगे इंटरव्यू जा करके, तो आपको लगता है कि मतलब अगर कॉन्फिडेंट हैं आप, जी। तो बोर्ड मेंबर जो होते हैं इतने पोलाइट होते हैं, इतने हम्बल होते हैं कि लगता है कि कहीं अपनी चाय हमें ना पिला दें, इस तरह का मतलब लगता है। इतने हम्बल? इतने हम्बल होते हैं वो, बहुत एक्सपर्ट और बहुत डिसेंसी से आपसे बात करते हैं। क्योंकि मैं ये सब चीज सुन चुका था, मुझे बोलना आता था पहले से ही, मैं मतलब कोशिश करता था कि मैं कॉन्फिडेंट रहूं। तो मैंने यही सोच के गया कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ज्यादा बेइज्जती करेंगे, और इज्जत तो हमारी को खास है नहीं, तो कर भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, बंद कमरा होता है, बाहर आके कह देंगे किसी को पता नहीं चलेगा। किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो पहला सवाल क्या था आपसे? मेरा पहला सवाल यही था कि आपने 2021 में एलएलएम किया, तब से क्या कर रहे थे? तो मैंने इसको सच बताया फौरन कि सर मैं अपना 100% इस अटेम्प्ट को देना चाहता था, क्योंकि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है और वैकेंसी लेट है। तो मैं नहीं चाहता कि मुझे बाद में पछताना पड़े। मैं लिटिगेशन के लिए जा सकता हूँ या असिस्टेंट प्रोफेसर कहीं में लग सकता हूँ, तो वो तो मेरे लिए रास्ते खुले हैं। लेकिन अगर मैंने एक अटेम्प्ट अच्छे से दे दिया तो हो सकता है मेरा सिलेक्शन हो जाए। तो ये मैंने बात कही, इस बात से वो सेटिस्फाई हुए ऑनरेबल बोर्ड मेंबर, और उन्होंने मुझसे अगला सवाल पूछना फिर शुरू कर दिया। तो ऐसा कोई ऐसा सवाल था जिसमें आप अटक गए कि अरे यार ये क्या पूछ दिया? ऐसा तो कोई सवाल नहीं था, लेकिन एक सवाल ऐसा था जिसमें मैं श्योर नहीं था। उन्होंने मुझसे इनहेरिटेंस के रूल्स पूछे थे, जो उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी बदले हैं लैंड लॉ में। तो मैं उस पर कहीं ना कहीं कंफ्यूज था। तो मैंने सोचा कि अगर मैं श्योर नहीं हूँ तो मैं ब्लफ नहीं करना चाहूंगा। अब तक ईमानदारी से मैंने बुनियाद रखी है, तो ईमानदारी से ही जवाब दूं। मैंने कहा कि सर इसमें मैं श्योर नहीं हूँ, आप मुझसे दूसरा सवाल पूछ लीजिए। मैंने ये कहने की भी हिम्मत कर ली। बोर्ड तो मेंबर्स के रिएक्शन क्या थे फिर? हाई कोर्ट जो ऑनरेबल हाई कोर्ट के जज थे, जो मेंबर थे उस बोर्ड में, तो वो थोड़ा सा मुस्कुराए और बोले चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। बहुत डिसेंसी से, बहुत हम्बल होकर के उन्होंने मुझसे कहा कि चलिए कोई बात नहीं, हम आपसे दूसरा सवाल पूछ लेते हैं। तो उन्होंने मुझसे दूसरा सवाल पूछने शुरू कर दिए। फिर 304B पे आईपीसी पे मुझसे पूछा, 498 पे प्रॉब्लम पूछी, 498A पे, फिर उसको प्ली ऑफ एलिबाई से जोड़ा। मतलब मेरा इंटरव्यू आसान नहीं था, क्योंकि मुझसे लैंड लॉज पूछे जा रहे थे, और लैंड लॉ में मैं कहीं ना कहीं कंफर्टेबल था, क्योंकि लोकल लॉज मैं बहुत पहले से पढ़ा रहा था, मुझे अच्छा भी लगता है। तो इंटरव्यू मेरा थोड़ा सा ट्रिकी भी था और मुश्किल भी था, क्योंकि ये जो कॉमन सवाल होते हैं, जो बहुत आम होते हैं, वो मुझसे कुछ नहीं पूछा गया। ऐसे सवाल पूछे गए जो अक्सर बच्चे उस पर थोड़ा सा ध्यान कम देते हैं। जैसे लैंड लॉ है, तो लैंड लॉ आप मेंस के बाद ही पढ़ते हैं, तो मेंस के बाद पढ़ेंगे तो उतना शायद अप्रोच ना क्लियर ना हो सके। हालांकि जैसे ही सिविल जज आप बनते हैं तो उसके बाद तो आपके पास सिविल जो लेखा जोखा होता है, सबसे पहले वो जमीन का ही विवाद जो है जी सामने जी, आता है। बहुत ज्यादातर इंपॉर्टेंट केस इसी के होते हैं कि लैंड रेवेन्यू के मामले। हालांकि इस पे एग्जीक्यूटिव विंग काम करती है, लेकिन जुडिशरी में फॉर एग्जांपल जैसे पोजीशन का मामला है, कोई सिविल मामले जितने भी होते हैं, टाइटल का मामला है, तो ये सारे काम सब सिविल जज ही करते हैं। तो इसलिए लैंड लॉ पे तो पकड़ होना बहुत जरूरी है। सारा काम इसी पे चलता है लोअर कोर्ट्स में। तो इंटरव्यू पैनल के सामने जब आप प्रेजेंट होने जा रहे थे, उससे पहले आपके दिमाग में हाथ पैर कांप रहे थे या पसीने से आ रहे थे? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट था। बिल्कुल 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 डर नहीं लग इतना रहा था? बिल्कुल मुझे डर नहीं था।
मुझे बिल्कुल भी डर नहीं था इंटरव्यू में। मैं हमेशा कंफर्टेबल रहा हूँ क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने मुझे बोलना सिखा दिया था। पहली जब बार मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में बोला डायस पे खड़े होकर के, मेरी मैम थी डॉक्टर आरती अनेजा। तो कुछ तो कार्यक्रम था? नहीं, वो वहाँ प्रेजेंटेशन अच्छा, होती है, presentation। रिसर्च पेपर लिखते हैं बिल्कुल, तो LLM का। प्रेजेंटेशन होती है। तो मैं पहली बार जब डायस पे खड़ा हुआ तो मेरे पैर वहाँ कांप रहे थे, हम्म, लेकिन मैंने कोशिश यही की थी कि मुझे अलग करना है। हम्म, तो मैं वहाँ क्या करता था कि पहले तैयार कर लेता था अपना कि जो मुझे बोलना है, एक अच्छे अंदाज में, एक हम्बल भाषा और सिंपल भाषा में तैयार करके मैं वहाँ चला गया और बिना किसी पर्ची के, कोई नोट्स नहीं लेके गया, ऐसे ही बोला। हम्म, तो जब मैं बोला वहाँ पर पे, तो लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया, तो वहाँ से मेरी हिम्मत बन गई। मैंने सोचा कि अब मैं बोलने की ही कोशिश करूंगा। मैं बोलने पे बहुत काम करता हूँ और बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, या जो मेरे जो जूनियर हैं या जो दूर दराज स्कूल कॉलेज से आते हैं, तो उनको मैं हमेशा मोटिवेट करता हूँ। तो इस मोटिवेशन की वजह से भी मुझे बोलने में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया और मैं सोचा कि हाँ मैं बोल सकता हूँ तो मैं बोलूंगा। मैंने मन बना लिया था, भले ही मैं नहीं बोल पाता उसके सामने, लेकिन जब मन बना लिया, चीजें तो अंदर से चलती हैं। तो मन बना लिया तो मैं गया बोर्ड मेंबर के सामने, उन्होंने मुझे देखा और कहा कि बैठिए। तो मैं पूरा बिल्कुल फील कर रहा था कंफर्टेबल, क्योंकि सुन चुके थे बहुत सारे इंटरव्यू, कह चुके थे कि बोर्ड मेंबर बहुत हम्बल होते हैं, हम्बल होते हैं। अब जब जो इंटरव्यू फेस कर चुके हैं तो झूठ तो नहीं बोलेंगे, और वाकई हम्बल होते हैं। तो मैं कॉन्फिडेंट था पूरी तरह से। बोर्ड मेंबर भी मुझसे बहुत खुश थे। कई सवालों पे ऐसे सवाल हो गए थे कि वो खूब हंसे, ऑनरेबल हाईकोर्ट के जज खूब हंसे मेरी तो बात कहीं पे। चुटकी उटकी लिए, मजे लिए हुए? नहीं, मजे उन्होंने मुझसे लिए। किस मुझसे बात पे? पूछा कि अच्छा एक बात बताइए, ये सब तो पढ़ना लिखना तो छोड़िए, इसके अलावा कुछ करते हैं? मैंने कहा यस सर करता हूँ, मैं म्यूजिक सुनता हूँ। बोले कौन सा म्यूजिक सुनते हैं? मैंने कहा सूफी म्यूजिक सुनता हूँ। तो इसके अलावा, बोले इसके अलावा और? मैंने कहा सर मैं वेंडर्स की मिमिक्री करता हूँ, जैसे चाय वाले होते हैं एक या मिमिक्री तो यहाँ भी बनती है। नहीं, देखिए उसके लिए तो मैं आपसे माफी चाहूँ। अरे नहीं बनती है, जब आप देख पैनल के सामने कर सकते नहीं तो आप नहीं, यहाँ। पैनल के सामने मतलब वो था, हालांकि मैं डरते बंद डरते कमरा किया, था वो? मैंने बंद कमरा था, क्योंकि पैनल में सिर्फ 4 लोगों ने देखा। अच्छा। इसको शायद पूरा भारत देखे, हाँ। और भारत नहीं, जो दूसरे पड़ोसी मुल्क हैं वो भी देखें। तो मैं समझता हूँ अगर मैं कैमरे पे इस तरह की कोई बात कहूंगा तो हमारी जुडिशरी की जो सैंक्टिटी है उस हाँ, पे वो कहीं ना बिल्कुल। कहीं एक बिल्कुल। डिसरेस्पेक्ट रिस्पेक्ट वाला आएगी, बिल्कुल। साइन जाएगा। बिल्कुल। तो अब इस पैनल के बाहर आने के बाद, मतलब आपने इंटरव्यू दे दिया, आपका प्री हो गया, मेंस हो गया, सब हो गया, इंटरव्यू दे आए, उसके बाद निकलने के बाद कैसा सुकून सा लग रहा था? देखिए बर्डन बहुत रिलीज हुआ। हाँ। एक तो ये कि और घर अब आए फिर क्या किया अब आपने? हो ना हो, ये 3 स्टेज हम पार कर चुके। हाँ। अब हमारे हाथ कुछ नहीं था। हाँ। जो भी था ऊपर वाला अगर हमें सिलेक्ट करेगा तो कर लेगा, बाकी हमारे में कुछ नहीं था। हाँ इतना जरूर था कि बोर्ड मेंबर ने मुस्कुरा के मुझे रिमार्क दिया, तो ऐसा लग रहा था कि अगर मुझसे हंस रहे हैं वो, मुझसे कई जगह उन्होंने मुझसे ये भी कहा कि वेरी गुड वेरी गुड। तो मैं सोच रहा मन ही मन कि मेरी गलतियां माफ की जा रही हैं, क्योंकि एक सवाल में बता नहीं पाया था। तो जब ऑनरेबल हाई कोर्ट के जज कह रहे थे कि वेरी गुड, मुझसे केस लॉज पूछे गए, तो मैंने उन्हें 8-9 केस के नाम बता दिए, मतलब फिंगर टिप पे मेरे रहते थे केस लॉज। तो उन्होंने मुझे अच्छा रिमार्क दिया और जाते वक्त कहा कि विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, दैट वी विश यू एंटर द जुडिशियल सर्विसेज। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा इंटरव्यू ठीक हुआ है। गारंटी नहीं ली किसी से भी, किसी को कहा भी नहीं कि हाँ अच्छा हुआ, कहा ठीक है एवरेज हुआ है। और मैं समझता हूँ कि शायद मेरा इंटरव्यू की वजह से ही सिलेक्शन हुआ होगा। तो वहां से घर आ पाए, जी क्या किया सबसे पहला काम आपने? देखिए, घर तो मैं गया नहीं इंटरव्यू दे करके। कहाँ गए थे? क्योंकि मैं अपने वहाँ अलीगढ़ गया था, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मेरे दोस्त रहते हैं, तो मैं वहाँ चला गया डिस्कस करने के लिए? हाँ डिस्कस क्या करने कुछ के लिए, हुआ? क्योंकि ये बात सब जानते हैं कि रिजल्ट बहुत जल्दी डिक्लेयर हो जाते हैं। तो मेरी मदर कहीं ना कहीं बहुत कॉन्फिडेंट रहती थी, मम्मी? और मुझे उनके कॉन्फिडेंस से और इस उम्मीद से डर भी लगता था कि खुदा ना खास्ता अगर नहीं हुआ तो दिल ना बैठ जाएगा। तो मैंने कहा कि मैं घर आना चाहता हूँ, तो बोले ना ना घर नहीं आना, अभी बन के ही आना। तो इस कदर उम्मीद को देख करके मैं अक्सर दुआओं में यही करता था कि भले ही मेरा हाथ पैर तोड़ दे, लेकिन मेरी माँ की उम्मीदों को बचा ले, उसका दिल रख ले। मैं ऊपर वाले से यही दुआ करता था। और जब 30 अगस्त आई, और 30 अगस्त को ऐसा ही हुआ कि भगवान ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने, आप जिस भी शक्ल में मानते हैं, मेरी माँ का दिल रखा और मेरे भी हाथ पैर नहीं तोड़े। तो मुझे बड़ी खुशी थी कि रिजल्ट आपने कहाँ देखा? घर पे, अलीगढ़ में? नहीं, मैं अलीगढ़ में था, मैं चाय के कैंटीन पे बैठा हुआ था, तो वहाँ अचानक एक पीडीएफ के लिए नोटिफिकेशन आया, तो मैं देखा कि रिजल्ट आ गया। जैसे ही रिजल्ट देखा तो हाथ जो है कपकपाने लगे। क्या करूँ? हाँ, हाथ शिवरिंग होने लगी। तो अब आसपास कौन था उसमें आपके? मेरे दोस्त थे, डॉक्टर रहबर, जो हिंदी डिपार्टमेंट में पीएचडी करते हैं, और वो मेरे साथ थे। तो जब मैंने रिजल्ट देखा तो मैंने रोल नंबर नहीं डाला अपना।
क्योंकि रोल नंबर अगर डाल देता तो एक सेकंड में ये फैसला हो जाता कि आप जज हैं या नहीं हैं। हाँ। तो मैंने क्या कि मैं इस पीडीएफ को पढ़ के देखूंगा। तो मैं पीडीएफ पढ़ता रहा 3 पेज निकल गए। 1 2 3 तीन, 4 हाँ, लगातार 3 चलते रहे, पेज मतलब 80 पढ़ता रहा 90 130 100। रैंक तक मैं पहुंच गया। हाँ। तो मेरा नाम नहीं आया, तो मेरे हाथ बहुत ज्यादा बुरी तरह फिर कपकपाने लगे हाँ। कि अब तक मेरा नहीं बना। नीचे और 3 पेज बचे हैं, 6 पेज का पीडीएफ था। तो जैसे ही मैंने देखा 134 और 135, मैं एकदम झटके मतलब से। उस फीलिंग को एक्सप्लेन करना मैं समझता हूँ मुश्किल है, बहुत नामुमकिन है। अब मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरा नाम है। मैं बार बार स्पेलिंग चेक करता था, बार बार रोल नंबर देखता था, हॉल टिकट निकाला और उनसे कहा कि जरा देखो मेरा ही है क्या। तो मैं पूरा मैं कांप रहा था। उन्होंने मुझे मतलब अपने आगोश में लिया और टाइट हक किया कि बोले तुम चिंता मत करो, तुम्हारा ही है। तो ऐसा लगता था कि सारी दुनिया बदल गई, सब कुछ बदल गया। मैं लाइन खींचता था पेन पे, मतलब कॉपी पे, और निब रखता था पेन के उस पे कि अगर इस तरफ गिरा तो जनरेशन चेंज, नस्लें बदल जाएंगी, और अगर इस तरफ गिरा तो आम आदमी तो हूँ ही। तो मैं इस तरफ गिरा तो मुझे लगा मतलब कि हाँ, अब कहीं ना कहीं एक सुकून है। मैं आगे लोगों के लिए इंसाफ भी कर सकता हूँ, अपने घर परिवार की दशा भी सुधार सकता हूँ, अपने यहाँ जो कमज़ोर लोग हैं उनकी भी मदद कर सकता हूँ किसी भी तरह, या उनको मोटिवेट करके, पढ़ा के, लिखा के। क्योंकि जब आप कुछ बन जाते हैं तो आपकी बात में वैल्यू ज़्यादा होती है। बिल्कुल। आप अगर सिलेक्टेड हैं तो लोग आपसे मोटिवेट होकर के पूछेंगे भी और आपकी बात को मानेंगे भी। और अगर आप सिलेक्टेड नहीं हैं तो लोग यही कहते हैं कि इनका खुद का तो हुआ नहीं, ये दूसरों को ज्ञान देने चले आए। तो कोशिश मैं अब यही करूंगा कि मैं अपनी वजह से अगर जो भी मेरी वजह से कुछ बन पाए तो मैं उसमें अपना 100% दूंगा। जितने मानदेय से पहले देता था अब भी दूंगा। तो यहाँ रिजल्ट आपने देखा, आप कंफर्म हो गए, यहाँ सिर्फ मेरा ही नाम है। तो घर पे सबसे पहले किसको बताया? फोन किया हुआ? अलीगढ़ में था? हाँ, मैं जब फोन कर रहा था किसको फोन किया आपने? तो मैंने अपना भाई है कादिर, हाँ। छोटा वाला, हाँ। तो मैंने उसको फोन किया। हाँ। तो पहले तो मैंने पहले माहौल बनाऊं, मैंने कादिर कहाँ है, क्योंकि मैं भी थोड़ा नर्वस ऐसा फील कर रहा था। मैंने कादिर कहाँ है, तो मैंने उससे हल्का सा कहा मैं जज बन गया। और उसने जो चीखना शुरू किया है, अम्मी भाई ऐसा वैसा, कासिम का नाम आ गया, नाम आ गया, नाम आ गया। फिर तो पूरे मोहल्ले में जश्न होने लगा, मतलब शोर शराबा होने लगा। मैंने देखा कि लोग पटाखे छोड़ रहे हैं और जो जो काम छोड़ के लोग चले आए कि मतलब हमारे मोहल्ले में ऐसा हो गया, हमारे मोहल्ले में ऐसा हो गया। और जब मैं अगले दिन गया तो मुझे इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि वहाँ ऐसा होगा। तो मैं सोच रहा था कि भाई घर के 10-50 या जो भी मेरे रिश्तेदार या दोस्त हैं वो लोग होंगे वहाँ पे। और जब मैं गया वहाँ पर, मैंने देखा एक हुजूम लगा हुआ है, मेला सा लगा हुआ है। बिल्कुल, हमने वो वीडियो देखा आपका। हजारों लोगों ने मुझे मतलब इज्जत बख्शी और बहुत खुश। मुझे तो इसका पूरा यकीन भी नहीं था कि मैं इतनी इज्जत के लायक भी हूँ। मैं आज भी समझता हूँ कि जिस कदर मतलब मैं अब ये नहीं कहूँगा कि मेरे शहर वालों ने या फिर मेरे घर वालों ने, मैं यही कहूँगा कि इस देश ने किस कदर मुझे इज्जत दी, इसको तो मैं डिजर्व भी नहीं करता था। आज डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लोग मेरी इज्जत कर रहे हैं, मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं और मुझे मोटिवेट भी कर रहे हैं, मुझे शाबाशी दे रहे हैं, मेरी हौसला अफजाई कर रहे हैं। तो इतनी इज्जत मुझे इस मुल्क में मिल गई कि इसका मैं डिजर्व नहीं करता था। बहुत अच्छा लगा। नहीं, हालांकि आपकी जो स्टोरी, आपकी जो मेहनत है वो काफ़ी मतलब प्योर है। और अगर आप देखें कि जिस प्रकार से इन्होंने मतलब एक ऐसे कंडीशन में पढ़ाई करनी शुरू की और आज जिस प्रकार से जिस मुकाम पर हैं ये वाकई बहुत मेहनत के बाद जो है, बहुत लगन, मतलब आपको ना सस्टेनेबिलिटी चाहिए होती है कि लगातार आप उस मेहनत को कर रहे हैं, आप बीच में हार नहीं मान रहे हैं। लगातार आप अगर आपको लोग अगर कुछ बोल रहे हैं तो आप उसको जो इग्नोर करते हुए अपने काम में मग्न होकर जो है आगे बढ़ते चल जा रहे हैं। तो ये वाकई बहुत बड़ी अचीवमेंट रही और इस अचीवमेंट कहीं ना कहीं आपको रिजल्ट भी मिला। मतलब हमने देखा वो वीडियो, जब आपका स्वागत हो रहा था वहाँ कितने सारे लोग थे, आप गाड़ी के जो है सनरूफ पे खड़े होकर जो है लोग आपका स्वागत कर रहे थे, तालियां बजा रहे थे। वो वीडियो देख के हम लोग भी मतलब हमने देखा उसे और काफ़ी लोगों ने पसंद भी किया उस वीडियो को। तो अभी तक जिस तरह से चर्चा चल रही है, अब इस चर्चा के बीच में अब जिस प्रकार जिस क्षेत्र से आप आते हैं, क्योंकि आपने जैसा कि बताया था कि काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर शिक्षा को लेकर जागरूकता नहीं है। आप पहले मतलब ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने ना केवल 12th की, ना केवल ग्रेजुएशन किया, ना केवल यहाँ पर एग्ज़ाम क्वालिफाई करके आज जज बन रहे हैं, बल्कि कहीं ना कहीं एक मिसाल कायम कर दी कि जो भी वहाँ पर हैं वो अब एग्जाम्पल दे रहे होंगे। क्योंकि आपने अभी जस्ट इंटरव्यू शुरू होने से पहले मुझे बताया कि वहाँ पर जो है कोई कांस्टेबल भी नहीं बन पाया। नहीं है, आज तक मेरे जिस एरिया में मैं रहता हूँ सिर्फ एक प्राइमरी टीचर है सरकारी,
और वरना कोई कांस्टेबल नहीं है, कोई पुलिस में नहीं है, और गैजेटेड तो अब बहुत दूर की बात है, क्योंकि वहाँ पढ़ाई लिखाई का स्तर बहुत बहुत कम है। और खुद मेरी है, देख लीजिए कि मैं अपनी जनरेशन में, जब से मेरे परिवार का सिलसिला शुरू हुआ है, मैं पहला लड़का हूँ जो पहली क्लास पास हुआ। अब के बाद जो है मेरी जनरेशन में बच्चे पढ़े लिखे होंगे, क्योंकि मेरे घर में और दूसरा कोई पढ़ा लिखा नहीं, बस यही पढ़ा लिखा है नहीं, और बस इतना जानते हैं और कि बस अगर कोई पीसीएस जे कर ले तो उससे जज बन जाता है। वाकई कुछ नहीं है, बहुत एरिया बहुत बैकवर्ड है, मजदूर ज्यादातर वहाँ लोग रहते हैं, पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। हाँ, लेकिन ये है कि अब मैं उम्मीद करता हूँ कि इस रिजल्ट के आने के बाद लोगों में उम्मीदें जगी हैं, आशाएं आई हैं, और अब सुधार होने के बहुत चांसेस हैं वहाँ। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे अपने लोगों को? देखिए, संदेश यही है कि इरादों को मजबूत रखिए, हौसले बुलंद रखिए, मंजिलें बहुत आसान होती हैं, और अपना जो भी करते हैं, अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं या कुछ भी करते हैं, आप जिसको जो भी काम करते हैं, भले ही आप घास ही क्यों ना काटते हो, उस घास को बहुत मन से और ईमानदारी से काटिए, क्योंकि राष्ट्रपति भवन में भी घास काटी जाती है और गाय भैंस चराने के लिए भी घास काटी जाती है। तो मैं कोशिश यही करूंगा कि आप ऐसी घास काटिए कि आप जैसी कोई घास नहीं काट सके। तो वही चीज आप एजुकेशन पे भी लागू कीजिए, आप ऐसे पढ़िए कि आप जैसा कोई ना पढ़ सके। तो बस यही संदेश है, ईमानदार रहिए अपने काम में भी, अपनी जिम्मेदारियों में, और अपनी शिक्षा को लेकर के माँ बाप के हमेशा मान सम्मान को अपने दिमाग में रखिए। अगर आप ये करेंगे तो मैं समझता हूँ कि कामयाबी बहुत बड़ी चीज नहीं है, कोई भी एग्जाम बहुत बड़ी चीज नहीं है। माँ बाप की दुआएं लेते रहिए, और उनके बिना कुछ नहीं। तो अभी आपका ठेला लग रहा है? जी हाँ, लग रहा है, वरना अपनी जगह पे? हाँ, वहीं लग रहा है, वो तो जरूरी है, वरना खाएंगे कहाँ से। तो चलिए, आप हमारे साथ अभी मोहम्मद कासिम जी थे, उन्होंने अपने पूरे इस सफ़र के बारे में बताया हमें कि किस प्रकार से एक ठेले से लेकर जज तक जो है उन्होंने सफ़र तय किया। बीच में उतार चढ़ाव आते रहे, लेकिन उन सभी उतार चढ़ाव को जो है क्लियर करते हुए ईमानदारी से मेहनत की, और आज जो है आज सिविल जज के पोजीशन पर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद कासिम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बाकी तमाम इस तरह की खबरें और पॉजिटिव स्टोरीज के लिए आप पढ़िए यूपी तक की वेबसाइट, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, और तमाम ऐसे वीडियोस और अपडेट्स देखने के लिए आप देखते रहें यूपी तक। धन्यवाद।